चैप्टर 11 के इस पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन से पहले हम एक बहुत पुरानी बात पर चर्चा करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमने देखा था कि हमें वस्तुएं इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उन पर लाइट गिरती है। जब उन पर लाइट गिरती है, वो लाइट हमारी आंख में आती है, तब हमें दिखाई देती है। लेकिन एक सवाल है, क्या हम लाइट को देख सकते हैं? इस सवाल को और अधिक समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस एक्टिविटी को देखने के बाद हम समझ सकते हैं, लाइट अगर किसी मीडियम से गुजर रही है, वो हमें दिखाई तभी देगी जब मीडियम के छोटे छोटे पार्टिकल से वो टकराएगी। हमने देखा, साफ पानी में या साफ हवा में हमें पता ही नहीं चलता कि लाइट वहां से पास हो रही है। लेकिन हम ऐसा पानी लिया जो थोड़ा गंदा है, हमने दूध की बूंद डाल के उसको थोड़ा सा बदल दिया। दूध की बूंद पानी को एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में बदल देती है, तो वहां पार्टिकल थोड़े से बड़े हो जाते हैं और लाइट ऐसे पार्टिकल से टकराती है और बिखर जाती है। लाइट का इसी तरह से छोटे पार्टिकल से टकराकर बिखरना ही स्कैटरिंग कहलाता है। तो ये हुई स्कैटरिंग की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। प्रकाश का छोटे कणों से टकराकर सभी दिशा में बिखर जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। स्कैटरिंग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी से पहले हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव। आपने बहुत बार देखा होगा अपने ही घरों में, सुबह के टाइम जब घर में हम झाड़ू इत्यादि लगाते हैं, डस्टिंग के टाइम पर, तो सब जगह धूल धूल उड़ जाती है। उस समय घर में कहीं किसी छेद से अगर कहीं सनलाइट आ रही हो, तो वो पूरी धूल में सनलाइट का पाथ हमें दिखाई देता है। आपने ये इस पिछली एक्टिविटी में भी देखा होगा, उस मिल्की वाटर में, दूध युक्त पानी में, जिस पानी में दूध की बूंद हमने मिला रखी थी, उस पानी में भी वो लेजर एक बीम की तरह दिखाई दे रही थी, उसका पाथ हमें दिखाई दे रहा था। तो यही इफेक्ट कहलाता है टिंडल इफेक्ट। और ये आपने सिर्फ यहीं पर नहीं, आपने ऐसे जंगल जिसमें लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ हों, उनके बीच में से आने वाली लाइट का पूरा पाथ हमें लाइनों की तरह दिखाई देता है। तो इस तरह से जब भी कोलाइडी पार्टिकल, आमतौर पर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन यानी जो वास्तविक विलयन होता है, उसमें पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि पानी, तो उसमें इस तरह का पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन विजिबल नहीं रहता। लेकिन जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन पर हम आते हैं, तो पार्टिकल कंपैरेटिवली थोड़े बड़े हो जाते हैं, लाइट का बिखरना प्रोमिनेंट हो जाता है और वहां हमें ये लाइट दिखाई देती है। तो इस तरह के सॉल्यूशन में लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है, और इस तरह से लाइट का पाथ दिखाई देना ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। हमने लिखा है, स्कैटरिंग के कारण लाइट का पाथ विजिबल होने लग जाता है और उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बाद हम स्कैटरिंग को थोड़ा सा और समझते हैं कि स्कैटरिंग में लाइट का जो बिखरना है वो किस तरह से होता है। हम यहाँ देख चुके हैं, सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। विबग्योर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं बेनी आह पिनाला। कुछ इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंग्लिश में इनके नाम हुए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब देखने वाली बात यह है, ये जो लाइट है, अलग अलग कलर की लाइट,
इनकी भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। हम जानते हैं रिफ्रैक्शन के बाद इनकी बेंडिंग भी अलग अलग होती है, क्योंकि इनके कलर अलग अलग हैं। इसका कारण यह है जब ये लाइट मीडियम में चलती है तो इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। हम यहाँ नोट करते हैं स्कैटरिंग में किसी मीडियम में पार्टिकल का साइज, यानी कि छोटे छोटे जो कण हैं, अगर उनका साइज बहुत छोटा हो तो सबसे ज्यादा वायलेट कलर स्कैटर होता है, मीन्स सबसे ज्यादा बिखरता है। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता चला जाए तो ये बाकी के कलर ज्यादा बिखरने लग जाते हैं। साइज बड़ा होने पर सबसे ज्यादा रेड कलर बिखरता है। बिखरता मीन्स उसका प्रकीर्णन होता है, उसकी स्कैटरिंग होती है। और अगर पार्टिकल का साइज और भी बड़ा हो जाए तो फिर वायलेट से लेकर रेड तक सारे बिखरने लग जाते हैं। इसका मतलब है फिर हमें व्हाइट लाइट ही नजर आने लग जाती है। इस चीज को नोट कर लेते हैं। हमने जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है उसमें यह बताया है बैंगनी कलर वो छोटे छोटे पार्टिकल से ज्यादा स्कैटर होता है और रेड कलर वो इनसे बड़े साइज के पार्टिकल से ज्यादा स्कैटर होता है। अगर कहीं पर छोटे से बड़े तक पार्टिकल हों तो सभी कलर की स्कैटरिंग होगी, लेकिन ध्यान रखिए अगर सारे छोटे पार्टिकल हैं तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग बैंगनी की होगी और सबसे कम रेड कलर की होगी। अगर सारे बड़े साइज के पार्टिकल हैं तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग रेड कलर की होगी और सबसे कम स्कैटरिंग वायलेट कलर की होगी। तो स्कैटरिंग भी यूं ही नहीं हो जाती है कि लाइट आई और बिखर गई। अगर लाइट वाइट है तो उसकी स्कैटरिंग उसके कलर के अकॉर्डिंग ही होगी। इसी पर आधारित हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है ब्लू कलर ऑफ स्काई, यानी कि आकाश का नीला रंग। इस टॉपिक में एक बात और सोचने की है, क्या सिर्फ आकाश का रंग नीला ही होता है? आकाश का रंग हमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का दिखाई देता है। हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। जब मौसम एकदम साफ हो, किसी तरह के बादल नहीं छाए हुए हों, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी नहीं हो और वातावरण में मिट्टी के कण ना हो, तो हम कह सकते हैं उस समय एटमॉस्फेयर में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। हमें तो दिखाई देते ही नहीं है। वो स्मॉल पार्टिकल जब सनलाइट को स्कैटर्ड करेंगे तो सबसे ज़्यादा कलर जो स्कैटर होगा वो होगा वायलेट कलर, उससे कम होगा इंडिगो, उससे कम होगा ब्लू, उससे कम होगा ग्रीन, और नीचे करते करते ये और भी कम होते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है जब भी मौसम साफ होता है तो हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैंगनी, नीला, आसमानी ये वाले कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं और यही कलर हैं जो चारों तरफ बिखरे रहते हैं। तो हमारे पास जो लाइट पहुंचती है वो इन कलर से रिलेटेड ही पहुंचती है। तो इनका सबका मिक्सचर कुछ नीले नीले रंग का होता है। इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो हम ये नोट कर सकते हैं आसमान का नीला रंग क्यों होता है? क्योंकि वातावरण के कण साफ मौसम में छोटे होते हैं और छोटे होने की वजह से वो नीला रंग ज़्यादा स्कैटर्ड करते हैं। नीला रंग मतलब बैंगनी, नीला, आसमानी, ये सभी कलर का मिक्सचर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है और यही कारण है कि हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाए जहां पर एयर पार्टिकल हो ही नहीं, तब क्या होगा? थोड़ी देर के लिए हम उस पुरानी एक्टिविटी पर विचार करते हैं। उस एक्टिविटी में मान लिया हम इस मीडियम में खड़े हैं, आपके लेफ्ट में और आपके राइट में हम यहाँ कोई दीवार बना देते हैं और बीच में जहां हम खड़े हैं वहां पर कोई मीडियम नहीं है। लाइट बाहर से आई, इस मीडियम से निकली और आर पार चली गई। इस मीडियम में हमें लाइट तभी दिखाई देगी जब कोई डस्ट पार्टिकल बीच में होगा जो लाइट से टकराएगा, लाइट की स्कैटरिंग होगी और हमारी आंखों में लाइट पहुंचेगी। लेकिन अगर कोई पार्टिकल नहीं है तो क्या होगा? तो हमें लाइट नजर नहीं आएगी। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर आसमान में बहुत ऊपर चला गया है, हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में चला गया है, तो उसको वहां सब कुछ काला नजर आएगा, क्योंकि जितनी लाइट वहां आसपास से गुजर रही होगी
वो किसी पार्टिकल से टकराकर कोई स्कैटरिंग नहीं करने वाली है, इस वजह से उसको सब कुछ काला नजर आएगा। इसी तरह से हम समझ सकते हैं जितने भी ऐसे निशान होते हैं जो किसी खतरे के निशान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं, हम समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि रेड कलर उस व्यक्ति को भी दिखाई दे जो बहुत दूर है, बहुत दूर से उसको पता लग जाए कि कोई खतरा है। आपने ये भी नोट किया होगा, हम जमीन से जब भी कभी एरोप्लेन देखते हैं जो कि काफ़ी हाइट पर होता है, तो आमतौर पर हमने नोटिस क्या किया है कि उसकी लाल लाइटें उसमें जल रही होती है। तो क्या उसमें और कलर की लाइट नहीं होती है? इस बात को जरा सा डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं रेड कलर वो है जो लार्ज साइज के पार्टिकल से ज़्यादा स्कैटर होता है। कहने का मतलब ये है, मान लो निशान बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो हमारे पास तक आते आते उसको कई तरह के मीडियम मिल जाएंगे, जिसमें छोटे पार्टिकल भी होंगे, बड़े पार्टिकल भी होंगे। अगर उसमें हर तरह के पार्टिकल हैं, तब भी हम जानते हैं रेड कलर ही है जो सबसे लास्ट में स्कैटर होता है। यानी कि ये हमारे पास तक पहुंच जाने तक स्कैटर नहीं होगा, और ये जब बिखरेगा हमारे पास आके तो हमें सिर्फ एक कलर ही नजर आएगा, वो है रेड। तो जब भी हम चाहते हैं कि कोई लाइट बहुत दूर तक दिखाई दे तो हम उसमें रेड कलर इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिवली लार्ज साइज के पार्टिकल से होगी, इसका मतलब है ये सबसे कम स्कैटर होगा और हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते वो बचेगा और हमें दिखाई देगा। एरोप्लेन के जो बाकी के बल्ब हैं, रेड कलर के अलावा जो बल्ब हैं, उनकी लाइट स्कैटर होकर बीच में इधर उधर हो जाती है, हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती है। सिर्फ रेड लाइट ही हमारी आंख तक पहुंचती है, तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें और किसी लाइट का बल्ब नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। और लाइट के बल्ब होते हैं, पर वो हम तभी देख सकते हैं जब हम उसके पास पहुंचे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। और हम जानते हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम हमें आसमान का रंग और सूरज का रंग कुछ कुछ रेड कलर का नजर आता है। एक्चुअली पूरी तरह से रेड नहीं होता, वो है रेड, ऑरेंज, येलो। इन तीन कलर के मिक्सचर की वजह से उसका रंग कुछ सिंदूर जैसे रंग का नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम यहीं से समझ सकते हैं। सनराइज और सनसेट के टाइम जो सूर्य है वो हमसे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर रहता है। मीन्स पहली बात है दूरी ज़्यादा। दूसरी बात, उस समय एटमॉस्फेयर की डेंसिटी सुबह के समय और शाम के समय वातावरण में ओस के पार्टिकल बहुत सारे रहते हैं, ड्यू, वाटर वेपर बहुत सारा रहता है, और मिट्टी भी उस शाम के समय रहती है। यानी कि वातावरण जो है काफ़ी डेंस रहता है। ऐसे वातावरण में सफ़ेद लाइट चलती है और हम तक पहुंचती है, तो सिर्फ एक ही रंग है जो हमारे तक पहुंच सकता है, वो है रेड। क्योंकि इतनी डेंस लेयर से निकलना आसान काम नहीं है, उसमें ये बाकी के कलर इनकी स्कैटरिंग होके वो कहीं बिखर जाएंगे, हमारे पास तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन रेड कलर है, ये सबसे कम स्कैटर होता है शुरू में, और जब ये हमारे पास पहुंचता है तो रेड कलर ही है जो हमारे पास आके स्कैटर होता है। तो उस समय सबसे कम स्कैटर हुआ रेड, उससे ज़्यादा हुआ ऑरेंज, उससे ज़्यादा हुआ येलो। तो इस तरह से बिना स्कैटरिंग के जो हमारे पास तक पहुंचा वो ये वाला पोर्शन पहुंचा। तो इस तरह से पीला, नारंगी, लाल, ये सब मिलने के बाद हमारे पास जो कलर पहुंचा वो कुछ सिंदूरी टाइप का कलर पहुंचा। और यही कारण है सनराइज और सनसेट के समय सूरज का रंग लाल लाल दिखाई देता है। एक बार और यहाँ पर जानने की है, दिन के समय तो सूरज सफ़ेद दिखाई देता है, शाम को ही वो क्यों लाल हो जाता है? तो इसका बहुत सिंपल सा कारण है। दिन के समय पहला पॉइंट, सूरज हमारे नज़दीक होता है, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा रहती है और डिस्टेंस सूरज की उस समय कम होती है। शाम के समय उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, रिफ्रैक्शन में जब लाइट बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट हो जाए इस तरह से, तो उसमें बेंडिंग नहीं होती है। तो जब भी दोपहर का टाइम होता है
तो लाइट की बेंडिंग उस समय कम रहती है, लाइट सीधे सीधे ज़मीन पर आती है। तो रिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट हम देख पाते हैं तिरछी लाइट में, वो पहली बात वहाँ पर कम होता है। स्कैटरिंग उस समय ऑलमोस्ट सभी कलर की बराबर बराबर रहती है। तो इस वजह से जब सारे कलर सेम टाइप से स्कैटर हो रहे हैं कम डिस्टेंस होने की वजह से, तो सारे कलर मिलके हम सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। यही कारण है कि दोपहर के टाइम पर उसकी कम डिस्टेंस होने की वजह से स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाती है, तो हम उसका सफ़ेद कलर ही देख पाते हैं। लेकिन शाम को उसका कलर कुछ रेडिश नज़र आता है। ये समझने के लिए कि वाइट लाइट किस तरह से रेड लाइट में बदल जाती है, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देख सकते हैं। एक्टिविटी जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वो एक्टिविटी देख सकते हैं। तो आपने देखा इस एक्टिविटी में हमने जाना कि किस तरह से एक वाइट लाइट उस सॉल्यूशन में से निकली, जिस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर है सूरज से लेकर अर्थ तक का। तो उस एटमॉस्फेयर में चलते चलते एटमॉस्फेयर इतना लंबा है कि सनलाइट जैसी स्ट्रॉन्ग लाइट भी हमारे पास आते आते सिर्फ रेड लाइट में ही बदल जाती है। बाकी सारे कलर स्कैटर होके इधर उधर गायब हो जाते हैं और हमारे पास इस पूरे स्पेक्ट्रम का सबसे नीचे वाला पोर्शन ही पहुंचता है। तो ये था चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड।